सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है और उसके तहत हम लोग आज एक नए विषय को पॉलिटी में उठा रहे हैं। वह है भारत के संविधान के भाग, यानी कि भारत का संविधान पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भागों में, कितने खंड में भारत का संविधान बंटा हुआ है। देखिए, संविधान पढ़ना, संविधान के प्रावधानों को पढ़ना, और ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग संविधान की व्याख्या, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार परंपरागत रूप से पढ़ते हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल सही है, पढ़ाई का वो एक तरीका अच्छा है। हम लोग कुछ यहाँ नए ढंग से पढ़ा जाएगा, उन विषयों को उठाया जाएगा जिनको फौरी निगाह में बहुत तेजी से पढ़ लिया जाता है, लेकिन हम लोग वहां इसको, उन विषयों को यहाँ विस्तार से पढ़ा जाएगा और विस्तार से पढ़कर उसके गहन अध्ययन को, यानी हमारा जो यहाँ पढ़ाई होगा एक्सटेंसिव प्लस इंटेंसिव, यानी हमारा अध्ययन एक्सटेंसिव विस्तार से, विस्तृत, और इंटेंसिव यानी गहन। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों अध्ययन हम लोग किया जाएगा, ठीक है। इसके तहत हम लोग ये नहीं देखेंगे कि विषय जो है वो कितना ज्यादा छोटा है या कितना कम महत्वपूर्ण, ये नहीं देखा जाएगा। हम लोग विषय क्षेत्र का पूरा ज्ञान लिया जाएगा। तो जब भारत का संविधान पढ़ा जाता है तो सबसे पहले जो उसका बात आता है वो आता है भारत के संविधान के भाग, यानी भारत का संविधान कितने भागों में बटा हुआ। सबसे पहले कितना वॉल्यूम है, कितने भाग हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जब आप भाग के बारे में जान जाएंगे, उन भागों में निहित विषयों के बारे में जान जाएंगे, तब आप अनुच्छेदों का अध्ययन करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक अलग ढंग से हम अध्ययन करेंगे वो हम देखेंगे कि भारत के संविधान के भाग कौन कौन हैं, उन भागों में कौन कौन से विषय हैं और उन विषयों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है, अलग से भी अध्ययन किया जाएगा, लेकिन हम लोग भाग और भाग के विषय संबंधित अनुच्छेद का यहां अध्ययन जरूर कर लिया जाएगा, ताकि एक बड़े स्तर पर हमें भारत का संविधान विस्तृत रूप से ज्ञात हो जाए, ठीक है। भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उसमें कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। कुल 22 पार्ट में भारत का संविधान बटा हुआ था, 8 शेड्यूल्स थे, यानी 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधनों के माध्यम से आज भारत के संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं। भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 9 ख और भाग 14 का ये बाद में जोड़े गए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान का, संविधान के प्रारंभन के समय का एक भाग इस समय निरसित हो गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। वो कौन है? भाग 7। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इस समय निरसित है, वर्क नहीं कर रहा है, रिपील्ड कर दिया गया है? कौन सा भाग है? भाग 7। ये हमेशा अपने दिमाग में बनाकर रखिएगा। क्यों इसको रिपील्ड किया गया, क्यों इसे हटाया गया, क्यों इसे निरसित किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भाग 7 है उसे निरसित कर दिया गया था। अब हटाया क्यों गया? क्योंकि यह जो भाग 7 था वो उन राज्यों से संबंधित था। देखिए, आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ और जब देश के विभिन्न राज्यों का, रियासतों का एकीकरण किया गया तो 4 प्रकार के भारत में राज्य बने थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी,
सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो इसमें बी श्रेणी जो ख श्रेणी का जो राज्य था, जो बी श्रेणी के जो राज्य थे ख श्रेणी के, उनमें बहुत बड़े बड़े और विवादित राज्यों को रखा गया था, जिनके वहां अलगाववादी आंदोलन, विभाजनकारी आंदोलन चल रहा था। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये बी श्रेणी समूह ख के श्रेणी के राज्य थे। तो जो 7वां भाग था उसमें यही राज्य रखे गए थे, भाग ख श्रेणी के राज्य रखे गए थे। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्योंकि क्यों लाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 क्यों लाया गया? क्योंकि 1956 में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया था, जिसके तहत भारत में 14 राज्यों की स्थापना कर दी गई थी। सभी ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी हटा के सबको मेल एक में कर दिया गया था और 14 राज्यों की स्थापना कर दी गई थी, 6 केंद्र शासित प्रदेशों की, और ए बी सी डी श्रेणी को हटा दिया गया था। तो जो भाग 7 था, जिसमें बी श्रेणी के राज्य थे, उनका महत्व खत्म हो गया। इसीलिए 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को निरसित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत के संविधान के लागू होने के समय में एक भाग 7 इस समय निरसित हो चुका है। लेकिन कुल मिला के आज भी भारत के संविधान में संशोधन के बाद लेकर कुल 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं और लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। देखिए, मौलिक रूप से तो आज भी 22 भाग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भैया क जोड़ दीजिए, ख जोड़ दीजिए, तो क ख ग, जब क ख को भी जब आप जोड़ लेंगे तो कुल मिला कितना हो गया? 25 हो गए। इसको हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है ये। आज भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन आप क जोड़ देंगे, ख जोड़ देंगे, ग जोड़ देंगे, घ जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? भले 21 है, लेकिन 21 के क हो गया, 7 क जुड़ गया, 21 ए जुड़ गया, तो है तो 21वां अनुच्छेद का ही अंग ना वो। लेकिन क जोड़ देंगे तो आप एक अनुच्छेद और लेंगे तो 395 396 हो गया। इसी तरह करते करते 450 पार कर गया। एक्चुअल तो बताने का दावा इसलिए नहीं किया जा सकता है, संशोधन रोज हो रहा है, तो एक्चुअल बताने का दावा कोई नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। न कोई बता सकता है कि एक्यूरेट कितना हो सकता है, क्योंकि कई संशोधन इसमें पेंडिंग पड़े हुए हैं। भारत के संविधान में कई संशोधन पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार जब चाहती है ताली बजा के संशोधन कर देती है। तो फिर तो हम अगर एक बताते हैं, आप कल को देखेंगे, कहेंगे नहीं ये तो एक और बढ़ गया, तो उसका कोई दावा नहीं कर सकता है, वो लगातार विकसित होता रह रहा है। लेकिन यह कि 450 से अधिक अनुच्छेद इस समय संविधान में मौजूद है। हमें आज अनुच्छेद के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, ना ही शेड्यूल्स के बारे में डिस्कशन करना है। आज हम पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे और एक एक भाग को, उनके विषयों को, उनसे संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को हम यहां विस्तार से जानेंगे। ठीक है, मेरा मेन जो ध्यान है उस भाग के बारे में आपको एक विस्तृत कॉन्सेप्ट देना है। मतलब जो भाग के बारे में बहुत आसानी से जो लोग पढ़ जाते हैं, जो लोग केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व इसी में फंसे रह जाते हैं और ये समझना मुश्किल हो जाता है। बस हम लोग यही जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति तत्वों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में सेंट्रल बॉडीज का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के 6 में के राज्य बॉडी की, स्टेट बॉडी का वर्णन किया। इतना बस हम समझ लेते, सुन लेते, रट लेते, ऐसा नहीं करना है। हमें यहां उन भागों के बारे में, उन भागों में निहित प्रावधानों के बारे में हमको यहां विस्तार से अध्ययन करना है। मेरा ध्यान जो है उन भागों का परंपरागत अध्ययन नहीं रहेगा, हम उनको भागों का संबंध देखेंगे किस विषय से है।
क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि हमें अगर भारत के लोगों को अगर एक विस्तार से एक ऐसा संविधान देना है जो सभी उनके जीवन के सभी पहलुओं को टच करता हो, तो हमको उनको प्रत्येक अलग अलग पार्ट में बांधना। जैसे अमेरिका का संविधान पहला संविधान माना जाता है, पहला लिखित संविधान माना जाता है, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश माना जाता है, 7 अनुच्छेद केवल है। हमारे संविधान निर्माता इसके लिए तैयार नहीं थे। वो जान रहे थे हजारों वर्ष की गुलामी से मुक्ति मिल रही है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं लोगों की हमसे। यानी हम एक ऐसा संविधान नहीं लिखने जा रहे हैं, कोई राजनीतिक संविधान नहीं लिखने जा रहे हैं, हम लोगों के अपेक्षाओं के संविधान को लिखने जा रहे हैं। यानी लोगों की हजारों वर्षों से जो दबी कुचली इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, सपने हैं, उनको हम साकार रूप देने जा रहे हैं। ये हमारे संविधान निर्माता समझ रहे थे कि हमको निराकार भावनाओं को, निराकार स्वप्न को, निराकार उम्मीदों को, निराकार आशाओं को साकार रूप देना है, उनको वास्तविक धरातल पर उतारना। ये हमारे संविधान निर्माता समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसको 22 भागों में बांट दिया। आता है कि भारतीय संविधान इतना लंबा क्यों है, बहुत लोग इसका माखौल उड़ाते हैं। बहुत लोग तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, विस्तृतता को देख के कहते हैं वकीलों का स्वर्ग है, लेकिन शायद उन लोगों को नहीं मालूम है ये वकीलों के स्वर्ग की तो बात बाद में है, लेकिन भारत की संविधान के इतना लंबे होने का प्रमुख कारण है हमारे संविधान निर्माता हमारे लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों, उनके आदर्शों, उनके उद्देश्यों, उनके सपनों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। वो उस भावना को लेकर चल रहे थे कि कोई गलती ना होने पाए। भले आज संविधान को चलाने वाले उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, संविधान का प्रॉब्लम नहीं है। संविधान को कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है, कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये चलाने वालों की समस्या है, संविधान निर्माताओं की समस्या नहीं है। अगर संविधान को सही से कोई चला नहीं पा रहा, ये उसकी समस्या है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो लोगों के किस्मत का पिटारा लिखकर वो चले गए, लोगों के सपनों, आदर्शों की इबारत लिख के तो चले ही गए। उस इबारत का कैसा साकार रूप होता है, ये क्रियान्वित करने वाले लोगों को जानना, ये वो लोग जानेंगे। खैर, हम लोग सिद्धांत तो उसके लंबा होने का मूल कारण ये कि हमारे संविधान में विस्तृत प्रावधान किए गए, 22 भाग तक चला गया। इन्हीं 22 भागों का हम यहां पर आज पूर्ण रूप से उद्घाटन करेंगे। तो हम ऐसा तो है नहीं कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, हालांकि लोग एक ही लेक्चर में खत्म कर देते हैं। तो अगर कोरम पूरा करना हो तो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। जैसे मैं ये बता दूं, भाग 1 में ये है, भाग 2 में ये है, भाग 3 में ये है, भाग 4 में ये है, भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 7 में ये है, और आपको बता दूं ये फार्मूला रट लीजिए, ये नहीं हो पाएगा। ये यहां बताने के लिए हम नहीं आए हैं। हम आपको हर भाग के बारे में विस्तार से बताएंगे, एक गहन समझ विकसित करेंगे, एक ऐसे डिस्कशन का, ऐसे बात का हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे जिससे आपको प्रत्येक विषय का विस्तृत ज्ञान मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये तो शुरू हो ही गया, हमने बता ही दिया कि पहले 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थे। संशोधन होने के बाद भाग जो 4 का है, भाग 9 का है, भाग 9 का है, भाग 14 का, ये सब बाद में जोड़ दिया गया है, और फिर कुल मिला के 25 भाग हो गए। इन 25 भागों का हम एक एक क्लासों में कुछ कुछ भागों का अध्ययन करके उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये एक बात हमेशा याद करिएगा, ये जो संविधान के भाग वाला लेक्चर है आपके समक्ष पूरे संविधान का एक सारांश प्रस्तुत जरूर कर देगा। यानी संविधान के भाग के जो कुछ लेक्चर मैं दूंगा, कई पार्ट में ये वीडियो आएगा, तो आप देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद संविधान का एक सेंट्रल आइडिया आपके पास निश्चित आ जाएगा। यानी ये बहुत ही उपयोगी लेक्चर होगा। इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के संविधान का भाग 1 क्या है। पार्ट 1 से हम लोग लेके 22 तक चला जाएगा।
उसमें जो महत्वपूर्ण होंगे उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 1 क्या है? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो एक बात और था, हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष एक समस्या यह भी चल रही थी कि देश का नाम क्या रखा जाए। अच्छा, हम देश का जो एकीकरण कर रहे हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे राज्य थे भारतवर्ष में, बहुत सारी रियासतें थी, ऐसे ऐसे राज्य थे, ऐसे ऐसे रियासतें थी जिनका आकार बहुत बड़ा था। कुछ ऐसी रियासतें थी जिनका आकार उस समय भारत, अगर जिनको अलग कर दिया जाता शायद भारत का नक्शा ही बदल जाता। आज भारत का नक्शा ही सही नहीं दिखता। ऐसे राज्य, ऐसे रियासत भारत से अलगाववादी रुख अपनाए हुए थे। इन्हें भी अपने साथ लाना था और इनको लाकर, इनको भारतीय संघ में मिलाकर, इनको नए रूप में, नए ढांचे में प्रस्तुत करना था। ये बहुत कठिन कार्य था। धन्य हो उस मां के लाल सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका देन आज एकीकृत भारत है। वरना आज भारत को अंग्रेज कितने टुकड़ों में बांटते, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी सरदार पटेल जैसा सपूत हर समय पैदा होना चाहिए जो अलगाववादी शक्तियों को भारत से भगा सके। उस समय जब चारों ओर से देश पर विपदा थी, आंतरिक और बाह्य दोनों शक्तियां भारत को विखंडित देखना चाहती थी, जिनका यह मानना था कि आजादी के बाद भारत का संविधान मात्र 10 वर्ष चलेगा और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष चलेगा। ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां अनंत काल तक भारत का संविधान चले। तो इसका एकमात्र श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष यह भी था कि क्या नाम दिया जाए भारत को, क्योंकि हमारे वहां आर्यावर्त नाम था, जम्बू द्वीप था, और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान नाम भी चल रहा था। भारतवर्ष तो चल ही रहा था युग युगांतर से। इंडिया नाम भी यूनानियों ने जो दिया था वो आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहां पूर्ण रूप से सरकारी रूप से संचालित कर दिया था। समस्या ये हुआ कि अगर आर्यावर्त दिया जाएगा, हिंदुस्तान दिया जाएगा, तो कुछ जो है वो धार्मिक रंग हो जाएगा। हिंदुस्तान माने केवल हिंदुओं का स्थान है, आर्यावर्त माने आर्यों का स्थान हो गया। एक लड़ाई सी संकल्पना आ गई। तो ये भी तय हुआ भाई क्या किया जाए। तो कहा गया भाई भारत नाम में खंडता आती है, ये एक प्रकार से सेकुलर नाम है। शायद हम संविधान निर्माताओं की गलती नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी भी देश का नाम उसके संस्कृति का पहचान अवश्य होना चाहिए। संस्कृति का संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं होता है, उस देश के आदर्शों, उस देश के उद्देश्यों, उस देश के संस्कारों की परिणति होता है। और नाम उसको ही होना चाहिए जो उसके देश की संस्कृति को परिलक्षित कर रहा हो। अब चूंकि भारतवर्ष एक सेकुलर नाम लिखा, इसलिए इसका नाम भारत दे दिया गया। लेकिन अब चूंकि विदेशी स्तर पर, हर स्तर पर इंडिया का प्रयोग हो रहा था, शायद सारी बाहरी संधियां भी इंडिया के नाम पे की जा रही थी, अंग्रेजों ने सब किया भी था, तो इंडिया नाम भी देना था। अच्छा, ये तो तय होगा कि भारत इंडिया नाम दे दिया जाए। पहले भाग की बात यहां करने जा रहा हूं। तो पहले भाग की जो भूमिका बनी वो उसको बता रहा हूं कि भाग 1 आया कैसे, क्या किया गया। तो पहला समस्या तो ये दूर हो गया कि क्या क्या नाम देना, भारत और इंडिया नाम देना, ठीक है। लेकिन भारत और इंडिया जो है वो कैसा देश होगा, क्योंकि राज्य कई सारे थे, उन राज्यों को मिलाया गया था। आजादी के बाद कितनी रियासतें थी और उनको मिला के एक संघ के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उस समय दुनिया में कई प्रकार के संघ चल रहे थे, कई प्रकार के फेडरल सिस्टम चल रहे थे। एक सबसे बड़ा था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 50 राज्यों, जो आजादी के समय तो 13 राज्यों के समझौता का परिणाम था 1776 में, बाद में लगभग 50 राज्य हो गए। इस समय पता नहीं कितना, 85 लगभग है। खैर,
अब इतने राज्यों का वो संघ हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस फ्रांस जो अन्य राज्य थे, बहुत सारे एकात्मक राज्यों के जो है वो संघ रहे। तो हमें ये देखना था कि किस प्रकार का हम संघ बनावे अपने देश में, क्योंकि संघ तो ऐसा बनाना था जो विभाजनकारी शक्तियों को कमजोर कर सके। ये बात मैंने आपको बार बार अपने लेक्चर्स में ये बताया है कि हमारे संविधान निर्माता इस बात को जरूर उनका ध्यान इस पे नहीं था कि बहुत सारी रियासतें ऐसी है जो कह रही हैं हमारा अस्तित्व बना रहे, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे। ये उनका ध्यान इस पर था कि कुछ भी हो, केंद्र मजबूत जरूर हो। तो उन्हें एक ऐसा संघ नहीं बनाना था कि जिससे गृह युद्ध पैदा हो जाए, कोई राज्य कहे भैया हमको अलग होना है। जैसे अमेरिका में गृह युद्ध हुआ कि कुछ राज्य जो है दक्षिण के राज्य अलग होने का प्रयत्न करने लगे। तो ये भी हमारे संविधान निर्माताओं को देना था। तो एक ऐसा संघ बनाना था जो ना अमेरिका को सपोर्ट करता हो, न एकात्मक राज्यों को सपोर्ट करता हो। मतलब उनको उस रूप का संघ बनाना था जिसमें विभाजनकारी शक्तियों को जरा सा भी मौका ना मिलने पाए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया का आश्चर्यजनक संघ, एकमात्र संघ बना भारत सरकार ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने। और उसी का वर्णन भाग 1 के अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो ये पूरी कथा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का निर्माण था, जिनमें 2 समस्याओं का समाधान किया गया। पहला कि भारत का नाम क्या होना चाहिए भारतवर्ष का, दूसरा कि हम किस प्रकार का संघ बनाएंगे। और इन दोनों का जवाब दिया गया भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया, यहां 2 नाम आ गया। हालांकि इंडिया शब्द पे भी बार बार उठ सकता है, क्योंकि इंडिया शब्द तो पहली बात यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था भारतीयों को। इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोग, यानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग इंडिया वाला जो देश है वो इंडिया कहलाया, और वहां के लोग इंडियन कहलाए। तो ये तो तय होगा कि हाँ भारत और इंडिया इसका नाम होगा। हालांकि इंडिया शब्द में भी औपनिवेशिक संस्कृति झलकती है, लेकिन क्या किया जाए, हमारे संविधान निर्माता ये दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में इसी का प्रयोग भी होता रहा होता है। तो जाहिर सी बात है ये हमें करना ही था। ठीक है, तो ये तो हमने दे दिया कि भारत तथा, लेकिन क्या दिया गया, राज्यों का संघ होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर हुआ? अब राज्यों का संघ शब्द जो है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, ये समय पूरे दुनिया के लिए नया चीज था, क्योंकि कहीं या तो संघ था और कहीं परिसंघ था, कहीं अर्धसंघ था, लेकिन राज्यों का संघ व्यवस्था जो है ये कहीं नहीं था। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये दिखाने का, इस शब्द से एक चीज दिखाने का प्रयत्न जरूर किया कि भैया जो हमारा देश है वो कई राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा देश पहले एक था और एक से अनेक बना है। यानी एक था और उसको फिर पुनः राज्यों में विभाजित किया गया है, न कि पहले अनेक था और समझौते के बाद वह एक संघ बना, जैसे अमेरिका में था। 13 राज्य अलग अलग थे और एक मिलके वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का उन्होंने निर्माण किया। यानी अमेरिका जो है वो राज्यों के समझौते का परिणाम था। राज्यों का संघ कह के हमारे संविधान निर्माता ये दिखा रहे थे कि हमारा जो देश है वो समझौते का परिणाम नहीं है, वो परिणाम इसका है कि हमने पहले केंद्र था
और केंद्र से उसको विभिन्न राज्यों में उसको विभाजित किया। तो राज्यों का संघ है और राज्यों का संघ बनाकर उनको पहले विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया। यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भाग 1 का जो विषय है, ये अनुच्छेद 1 की कहानी बताए। अब जरा विषय भाग 1 का देख लिया जाए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये भाग 1 का विषय है। और हमने जो भी कहानी पढ़ा वो आर्टिकल 1 का पढ़ा, अनुच्छेद 1 का पढ़ा। क्या था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे। संघ, क्योंकि उसका विषय क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हम देखेंगे भारत संघ जो है वो राज्यों का संघ वही तो होगा, लेकिन इसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा। यानी भारत सरकार जो है, यानी भारत जो देश है, भारतवर्ष जो है, उसके राज्य क्षेत्र में यानी टेरिटरी में क्या क्या होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र को यहां देखा जाए। पहले ये अनुच्छेद 1 का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 का डिस्कशन हम लोग यहां कर रहे हैं। पहला बताया गया कि राज्यों का संघ होगा, फिर उसमें बताया गया कि भारत दैट इज इंडिया। पहले बताया गया भारत दैट इज इंडिया, फिर बताया गया राज्यों का संघ होगा, फिर उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। उसके राज्य के क्षेत्र में होगा पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, जो क्या कहते हैं, संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, सारे राज्यों का राज्य क्षेत्र ही संघ में आता है। तीसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा अर्जित क्षेत्र। तो ये दोनों तो आप जान ही रहे, राज्य हैं इसमें, और इसमें संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं ये दूसरे में। और तीसरा एक अर्जित क्षेत्र शब्द आ गया। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार अगर कोई बाहरी क्षेत्र अधिग्रहित करती है तो वो भी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का एक अंग होगा। क्लियर हो नहीं क्लियर है? 3 चीज। अब अर्जित क्षेत्र का एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको सिक्किम के बारे में बता दे रहा हूं। सिक्किम देखिए, आजादी के बाद ही सिक्किम जो है वो भारत में के पक्ष में ही था, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं थी, विदेशी ऐसा प्रेशर था कि हमारे संविधान निर्माता उसको तत्काल नहीं कर पाए। हालांकि जब सिक्किम के जनता का दबाव वहां के शासक चोग्याल पर पड़ा तो चोग्याल को मजबूर होना पड़ा और चोग्याल ने किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिक्किम को भारत के संघ में शामिल करना सबसे ज्यादा नाटकीय रहा, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा राज्य था जिसको पहले सहराज्य के रूप में शामिल किया गया। सहराज्य शब्द ही नया था। अब सहराज्य क्या हो सकता है? यानी सिक्किम को आप एग्जाम में आ सकता है कि वो भारत के कौन सा ऐसा संघ का कौन सा ऐसा राज्य था जिसको पहले सहराज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये बिल्कुल नया प्रश्न है। तो वो सिक्किम था। पूर्ण राज्य के रूप में उसको 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में शामिल किया गया। तो ये अर्जित क्षेत्र था। तो ये अनुच्छेद 1 का अंग हुआ नहीं हुआ। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में अर्जित क्षेत्र को भी शामिल किया गया। ये क्लियर हुआ? पहला अनुच्छेद को मैंने पूरा अनुच्छेद का पूरा डिसेक्शन ही कर दिया, पूरा विश्लेषण हो गया कि पहले उसमें उसका नाम दे दिया गया। हालांकि आर्टिकल्स के लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं भाग 1 को क्लियर कर रहा हूं। हालांकि ये एक अनुच्छेद बहुत विशेष था, भाग 1 का अनुच्छेद 1, तो ये मैं इसलिए बहुत विस्तार से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का पूरा डिस्कशन जो है वो आर्टिकल 1 में आ गया कि उसका नाम दे दिया गया, फिर उसको बताया गया राज्यों का संघ है, फिर ये भी बताया गया कि संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, ठीक। लेकिन इसके बाद कुछ और डिस्कशन किया गया। क्या डिस्कशन किया गया?
जैसे आर्टिकल 2 और 3 इसके बाद, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें वर्णन है भाग 1 में, आर्टिकल 1 से 4 तक पूरा डिस्कशन भाग 1 में है। ये देखिए हमारे संविधान निर्माता समस्याओं को जान रहे थे, क्योंकि भारत कोई ऐसा कंट्री नहीं था जहां सभी एक रंग में रंगे हों, काले हैं तो काले हैं, गोरे हैं तो गोरे हैं। भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है, यानी यहां हर जाति, हर धर्म, हर प्रजाति, हर मौलिक मूल जातियां सब मिलती हैं। इतने लोगों को मिलाकर, इतनी धाराओं को मिलाकर एक देश का निर्माण करके एक राष्ट्रीय भावना का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को अखंडता का भान हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके हमारे संविधान निर्माता समझ रहे थे कि इसके क्या मायने हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा गलती नहीं करने का प्रयत्न किया जिससे बाद में कोई रिस्क पैदा हो। इसलिए उन्होंने एक एक चीज को क्लियर किया। अब मान लीजिए हमने अर्जित और जिच्छेद सब बता दिया कि हाँ इसमें शामिल होंगे। अब कई बार समस्याएं यह भी पैदा हो जाती हैं कि कुछ नए राज्यों को बनाया जाए, कुछ नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दिया जाए, कुछ नए राज्यों का निर्माण ही कर दिया जाए। जैसा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, क्योंकि ये समय समय करना पड़ेगा। तो इसके लिए आर्टिकल 2 बना दिया गया। नए राज्यों को प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों के प्रवेश की बात कर दी गई, ठीक है ना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का डिस्कशन कहां किया गया, आर्टिकल 2 में। यानी संसद जो है नए राज्यों को स्थापना कर सकता है और नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है, और वो भी भारतीय संघ का ही अंग होगा। आर्टिकल 1 जो आ गया। फिर आर्टिकल 3 में क्या कह दिया गया कि संघ सरकार को, संसद को यह अधिकार है कि वो राज्यों का निर्माण कर सकती है, और पहले राज्य जितने हैं, जो पहले से जो राज्य हैं, उनकी सीमाओं में, उनके नामों में, उनके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, उनके क्षेत्र को घटा सकती है। आर्टिकल का डिस्कशन हम अलग से करेंगे, बहुत विस्तार से किया जाएगा। लेकिन जो भाग है के अंग है वो तो डिस्कशन यहां जरूर किया जाएगा। तो 2 और 3 आर्टिकल लाके क्या कर दिया गया, ये बता दिया गया कि नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना दिया जा सकता है, नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों को प्रवेश दिया जा सकता है।